अक्टूबर 2025 की कुछ अहम खबरों और जानकारियों के स्रोत हैं और हम इनमें छिपी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद साफ है, इन खबरों की तह तक जाना और देखना कि इनका असल मतलब क्या है। आज बात होगी भारत यूके संबंधों की गर्माहट से लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति तक। हाँ, और बिहार चुनाव की गहमा-गहमी भी है। बिल्कुल, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी। काफी कुछ है जानने को। तो चलिए इन जानकारियों के पिटारे को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक बड़ी बात कही कि आज का भारत दुनिया के सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से समावेशी समाजों में से एक बन गया है। और उन्होंने यूपीआई का जिक्र किया। हर महीने 20 अरब लेन देन। हाँ, 20 अरब, जिनकी कीमत करीब 25 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़े तो सुनने में ही चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में एक बुनियादी बदलाव का संकेत देते हैं। तकनीकी रूप से समावेशी होने का असली मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, करोड़ों लोग, छोटे दुकानदार, रेडी वाले, सब आसानी से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। सही कहा। ये वाकई तकनीक का लोकतंत्रीकरण है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा। ये दुनिया में इस पैमाने पर शायद ही कहीं और हुआ हो। और इसी मंच पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टामर भी थे। हाँ, वो भी थे। उन्होंने भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सीटा उसको एक ऐतिहासिक पल बताया। उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों में विकास और रोजगार बढ़ेंगे। ये सीटा समझौता कितना अहम है? सीटा काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, मूल रूप से इससे भारत और यूके के बीच व्यापार पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ वो कम होंगे। अच्छा। कंपनियों के लिए एक दूसरे के बाजार में सामान बेचना और सेवाएं देना आसान हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। इसी दौरान भारत यूके सीईओ फोरम की बैठक भी हुई। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, एजुकेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। अच्छा, तो काफी सारे सेक्टर्स कवर हुए। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात और सामने आई। भारत यूके कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर की शुरुआत का स्वागत किया गया। और 9 बड़े यूके विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोलने पर भी अच्छी प्रगति हुई है। अरे वाह! ये दिखाता है कि संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और भविष्य के निर्माण तक जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ चीजें खरीदने बेचने का समझौता नहीं, बल्कि एक गहरी साझेदारी की तरफ कदम है। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। और इसी वैश्विक जुड़ाव की तस्वीर में एक और रंग भरता है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करना। हाँ, वो भी खबर थी। गाजा शांति योजना पर बधाई देना और व्यापार वार्ता की समीक्षा करना, ये दिखाता है कि भारत एक साथ कई घोड़ों पर सवारी कर रहा है। अलग अलग देशों के साथ अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। ये संतुलन साधना तो खैर कूटनीति का अहम हिस्सा है, लेकिन एक तरफ ये व्यापार और शांति की बात है, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपना रहे हैं। हाँ, उनका बयान काफी सख्त था। उन्होंने साफ कहा, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। हाँ। और आतंक और व्यापार, पानी और खून साथ नहीं बह सकते। ये तो बहुत सीधी और सख्त भाषा है। हाँ, ये बयान भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति को दर्शाता है, खासकर सीमा पार आतंकवाद के संदर्भ में। पानी और खून साथ नहीं बह सकते वाला मुहावरा साफ इशारा करता है कि भाई व्यापारिक संबंध सामान्य नहीं रह सकते अगर आतंकवाद को समर्थन मिलता रहे। इसी दौरे में 3 अहम समझौते भी हुए हैं। एक तो खुफिया जानकारी साझा करने पर। अच्छा। दूसरा, पनडुब्बी खोजने और बचाने में सहयोग पर। और तीसरा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित बातचीत जॉइंट स्टाफ टॉक स्थापित करने पर। ठीक है। ये सब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे और सहयोग को दिखाते हैं। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंद प्रशांत का जिक्र आते ही इस क्षेत्र के एक और देश अफगानिस्तान की बात भी अहम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। उनके विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आ रहे हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये पहली ऐसी यात्रा है। इसके लिए उन्हें यूएन से विशेष छूट भी लेनी पड़ी। इस मुलाकात से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता तो नहीं दी है। हाँ, वो तो है, लेकिन अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भेजता रहा है और वहां अपने दूतावास में भी एक तकनीकी टीम बनाए रखी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भाई आपसी रिश्तों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी।
तो क्या मुद्दे हो सकते हैं? इसमें सुरक्षा चिंताएं, खासकर आतंकवाद का मुद्दा, वो जरूर शामिल होगा। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर भी चर्चा हो सकती है। देखना होगा कि इस बातचीत से क्या कोई व्यावहारिक रास्ता निकलता है या नहीं। तो ये तो हुई वैश्विक मंच की बात, कूटनीति और सुरक्षा की। अच्छा, अब जरा देखें कि देश के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, अंदरूनी मामलों पर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने फिर कहा कि सरकार आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है और दावा किया कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क को लगभग पंगु कर दिया है, मतलब काफी कमजोर कर दिया है। हाँ, ये दावा महत्वपूर्ण है। और साथ ही गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को खुली छूट जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। अच्छा, कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटें। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए कदमों की तारीफ भी हुई। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस घाटी में सुरक्षा स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को रोकने पर बना हुआ है। पंगु शब्द का इस्तेमाल ये जताता है कि सरकार मानती है कि आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है, हालांकि जमीनी स्तर पर चुनौतियां बनी रह सकती हैं। सही है। सुरक्षा के साथ साथ अब राजनीतिक हलचल पर भी नजर डालते हैं, खासकर बिहार पर। हाँ, बिहार में तो माहौल गर्म है। कल वहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो रही है और नामांकन शुरू हो जाएंगे। 243 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दी। हाँ, 51 उम्मीदवारों की। माहौल गर्मा रहा है। माहौल तो गर्म है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि चुनाव की तारीखें आ गई, अधिसूचना जारी होने वाली है। पर न तो सत्ताधारी एनडीए और न ही विपक्षी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो पाया है। अरे, ये कैसे? वही तो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास से कोई बड़ा मतभेद नहीं है। उधर जेडीयू में नीतीश कुमार खुद माथापच्ची कर रहे हैं। अच्छा। और महागठबंधन में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान लालू प्रसाद से बात करके सीटों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि चुनाव लड़ना जितना महत्वपूर्ण है, उससे पहले सहयोगियों के बीच सीटों का तालमेल बिठाना कितना मुश्किल और नाजुक काम होता है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटें जाता है ना। हाँ, ये तो हर चुनाव से पहले की कहानी है। अच्छा, कुछ और घरेलू खबरें भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कृषि और उद्योग मिलकर काम करें ताकि भारत दुनिया का फूड बास्केट बन सके। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर कृषि का लक्ष्य। हाँ, ये लक्ष्य बड़ा है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन अब बात सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की नहीं है। अब बात है उसे प्रोसेस करने की, उसमें वैल्यू जोड़ने की और दुनिया तक पहुंचाने की। सही। इसमें इंडस्ट्री का रोल अहम हो जाता है। फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आत्मनिर्भर कृषि और मेक इन इंडिया को जोड़ने की कोशिश है। इसी तरह दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा भी अहम है। हाँ, बहुत अहम। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली जल बोर्ड की करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और यमुना को साफ करने की एक बड़ी योजना का जिक्र किया। ये दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है। बिल्कुल, यमुना की सफाई तो दशकों से एक चुनौती रही है। ये परियोजनाएं अगर सही तरीके से लागू होती हैं तो न सिर्फ नदी को जीवन मिलेगा, बल्कि दिल्ली के लोगों को बेहतर पानी और पर्यावरण भी मिल सकता है। उम्मीद तो यही है। हालांकि ऐसी योजनाओं की सफलता इस पर निर्भर करती है कि काम कैसे होता है, लागू कैसे होती हैं। हाँ, वो तो है। और दक्षिण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए मछुआरों की रिहाई की मांग की है। ये मुद्दा भी अक्सर उठता रहता है। हाँ, ये एक संवेदनशील, मानवीय और कूटनीतिक मुद्दा है। मछुआरे अक्सर अनजाने में समुद्री सीमा पार कर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह को फिर से सक्रिय करने की बात कही है। अच्छा। जो शायद इस समस्या का कोई स्थायी समाधान खोजने में मदद कर सके। पर्यावरण की बात करें तो भारत ने अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपना राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप पेश किया है। ये क्या है? देखिए, IUCN रेड लिस्ट दुनिया भर में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का आकलन करती है। मतलब कौन सी प्रजाति खतरे में है। ठीक है। भारत का अपना रोड मैप और विजन पेश करना दिखाता है कि देश अपनी जैव विविधता, अपनी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ कदम मिला रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। हाँ, ये भारत की पर्यावरण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे विस्तार की बात कर रहे हैं, विकसित भारत के संदर्भ में। ये सारी बातें फिनटेक,
कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। विकसित भारत का लक्ष्य, सेमीकंडक्टर जैसी हाईटेक इंडस्ट्री पे फोकस भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। और रेलवे का विस्तार तो कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए जरूरी है ही। और एक आखिरी घरेलू खबर, स्वच्छता ही सेवा अभियान। बताया गया है कि 1500 से ज्यादा जगहों पर सफाई हुई, 59,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये दिखाता है कि सरकारी अभियानों में जन भागीदारी का महत्व बढ़ रहा है। स्वच्छता सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसे एक सामाजिक आंदोलन बनाने की कोशिश है। चलिए अब राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से निकलकर संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। हाँ, थोड़ा मूड बदलते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लाज़लो क्राजनाहोकाई को। ये नाम शायद बहुत लोगों ने ना सुना हो। हाँ, ये नाम शायद आम बेस्ट सेलर लिस्ट में ना मिले, लेकिन साहित्य जगत में क्राजनाहोकाई का बहुत सम्मान है। उनकी शैली बेहद जटिल, घनी और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। अच्छा, कैसे? उनके वाक्य कई पेज लंबे हो सकते हैं, पैराग्राफ अटूट होते हैं, कहानी एक किरदार से दूसरे किरदार में कूदती है, कभी-कभी तो एक ही वाक्य में। बाप रे। समय का ताना बाना भी बहुत उलझा हुआ होता है। उनका सबसे मशहूर उपन्यास शैतान टैंगो है, जिस पर बनी 7 घंटे की फिल्म भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है। 7 घंटे की फिल्म? हाँ, उनका जीतना ये दिखाता है कि नोबेल समिति अभी भी ऐसी गहरी, प्रयोगात्मक और मुश्किल साहित्यिक खोज को महत्व देती है, जो पाठक से काफी धीरज और ध्यान मांगती है। ये आसान मनोरंजन के बजाय साहित्य की सीमाओं को तोड़ने का सम्मान है। वाह, ये तो वाकई अलग तरह का अनुभव होगा। अच्छा, खेल जगत से क्या खबर है? क्रिकेट की बात करें तो महिला वनडे विश्व कप में भारत ने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका को 252 रनों का लक्ष्य दिया है। अच्छा स्कोर है। हाँ, ठीक ठाक है। भारत 251 पर आउट हो गया था। दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा कर रहा है और ताज़ा खबर मिलने तक उनका स्कोर 17.5 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन था। ओह, तो 4 विकेट गिर गए हैं। हाँ, मैच रोमांचक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और बैडमिंटन में भी अच्छी खबर है। हाँ, बैडमिंटन से बहुत अच्छी खबर है। भारत ने गुवाहाटी में चल रही विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी जीत है, क्योंकि इससे भारत का इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहला मिक्स्ड टीम मेडल पक्का हो गया है। शानदार। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना इंडोनेशिया से होगा। ये युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है और ये जीत उनका हौसला बढ़ाएगी। बिल्कुल। और अंत में शेयर बाजार का हाल फटाफट बता दीजिए। बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स करीब 398 अंक बढ़कर 82,172 पर बंद हुआ। ठीक है। और निफ्टी 136 अंक चढ़कर 25,182 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बढ़त देखी गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 88.79 पर लगभग स्थिर रहा। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ फिनटेक, सीटा जैसे समझौतों और ऑस्ट्रेलिया जैसी राजनीतिक साझेदारियों के जरिए दुनिया से जुड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, बिहार जैसे राज्यों के चुनाव, यमुना की सफाई, कृषि सुधार जैसी घरेलू चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर भी काम कर रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह का मल्टीटास्किंग है जो आज के भारत की पहचान बन रहा है। वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और घरेलू जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। और नोबेल पुरस्कार जैसी सांस्कृतिक उपलब्धि और खेल में पदक पक्का होना दिखाता है कि देश की ऊर्जा सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। वाकई कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो क्या लगता है, क्या भारत अपनी घरेलू जटिलताओं, चाहे वो सुरक्षा की हो या चुनावी राजनीति की, उनको संभालते हुए वैश्विक मंच पर अपनी बढ़ती भूमिका को सफलतापूर्वक संतुलित कर पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। या कभी-कभी ये दोनों चीजें एक दूसरे के आड़े आ जाती हैं? इस संतुलन को साधना कितना चुनौतीपूर्ण है? ये सोचने वाली बात है। संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। इस सवाल पर विचार करते हुए, छोड़ते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।